हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। हम ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको न्यूज़ की भी वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम मेनली एडिटोरियल, एक्सप्लेन सेक्शन, आइडियाज़ वाले सेक्शन पे फोकस करेंगे और एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर गुप का डिक्लेरेशन आया है तो हम देख लेते हैं गुप का डिक्लेरेशन क्या है। On August 4, 2019, a day before the Union government announced the abrogation of the special status of Jammu and Kashmir, political parties in Kashmir except the BJP met at the residence of National Conference President Farooq Abdullah at Gupka Road in Srinagar. They issued a joint statement later on defending Article 370 that gave special status to Jammu and Kashmir. Since then, the joint statement is known as the Gupka Declaration. आपको पता होगा अगस्त 4, 2019 जो कि एक दिन पहले था जब 370 को एब्रोगेट किया गया था, उससे एक दिन पहले इन सब पार्टीज़ ने मिले थे ये लोग गुपका रोड एंड श्रीनगर में, और इन्होंने बोला था कि आर्टिकल 370 को डिफेंड करेंगे। इसको ही गुपका डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब हम एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ है, वेस्ट टू पावर प्लांट लॉन्च एट गाज़ीपुर मार्केट। अब ये क्या होगा हम देख लेते हैं। बायोगैसिफिकेशन के प्रोसेस का यूज़ करके प्लांट कन्वर्ट कर सकता है ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इससे एक्चुअली 15 टन्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को 1500 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी 1.11 करोड़ फॉर 6 ईयर्स। केजरीवाल जी का कहना है, विद एन एग्जिस्टिंग बिग वेस्ट टू पावर प्लांट एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सच स्मॉल प्लांट्स। उन्होंने बोला अगर हम वेस्ट टू पावर कन्वर्जन प्लांट बनाएंगे तो वेस्ट को ऐसे डंप नहीं करना पड़ेगा, ऐसे गार्बेज के माउंटेन्स नहीं बनेंगे, और ये ईजिली रिसाइकिल हो सकता है। हम इससे कंपोस्ट बना सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हम ब्रिक किल्स पे यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही जुडिशियस रिसाइकलिंग से ही दिल्ली प्रॉस्परस होगा और धीरे धीरे माउंटेन्स भी ख़त्म हो जाएंगे। सिसोदिया जी का कहना है, गवर्नेंस इज चूजिंग टू यूज़ waste to produce electricity instead of letting it be on the streets of dumping it on the garbage mountains. This shows how the government is progressing using technological and scientific advancements. अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पहला आर्टिकल है बैक टू फ्यूचर। हमने जो यूएसए के साथ इंडिया ने साइन किया है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये उसके बारे में है। The signing of the Basic Exchange and Cooperation Agreement at the 2+2 dialogue between the Defense and the Foreign Ministers of India and the United States in Delhi on Tuesday marks the end of the prolonged phase of mutual trust building and sets the stage for more expensive security cooperation. जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें जो बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, उससे हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट तो बहुत ही बिल्ड हो चुका है। अब ज़रूरत है कि हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और एक्सपेंड करें। बेका एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट था जो कि यूएस अपने डिफेंस पार्टनर से साइन कराता है। इससे पहले भी हम और भी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। बेका जो इंडिया और यूएस आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प करेगा इन एक्सचेंज जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, मीन्स जियो मतलब मैप, स्पेशल मतलब सैटेलाइट, ऐसी इंफॉर्मेशन फॉलोज 3 अदर एग्रीमेंट्स। इससे पहले 3 और एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, विच इज़ टू प्रोटेक्ट द मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द यूएस, विच इज़ GSOMIA, प्रोवाइड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, लेमोआ। एंड जैसे यूएसए के किसी उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है तो वो इंडिया के पोर्ट्स में रिफ्यूलिंग करवा सकता है, रिप्लेसमेंट करा सकता है, तो लेमोआ में ये है। एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द वेपन प्लेटफॉर्म्स ऑफ द 2 आर्म्ड फोर्सेस। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, उसके लिए कॉमकासा है। These agreements have been held as major advances, but they are in fact rather routine. They have been under discussion between Delhi and Washington for nearly 2 decades. The General Security of Military Information Agreement जो साइन किया गया था बाई अटल बिहारी वाजपेयी इन 2002, उसके बाद लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया 14 साल बाद 2016 में। नेक्स्ट द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया 2018 में। जो मिसिंग ईयर्स हैं बीच में वो यूपीए को बिलोंग करते हैं। टू बी श्योर ये यूपीए ही थी
जिसने स्पेस खोला था फॉर अ बोल्ड न्यू स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट विद वॉशिंगटन। भले ही एग्रीमेंट सारे एनडीए में साइन हुए हैं, पर यूपीए का भी बहुत बड़ा हाथ है यूएसए के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव साइन किया था इन जुलाई 2005। द फोर फाउंडेशनल एग्रीमेंट शुड हैव फॉलोड ईजिली फ्रॉम द 2005 ब्रेक थ्रू। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप स्ट्रक थी बायर्स रिमोर्स वाले उस बात से कि मतलब हमने ये डील कर तो लिए पर ये ज़्यादा फ़ायदे वाली नहीं है और बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होगी। दैट इज़ द थिंग। Unlike the Congress leadership, Prime Minister Narendra Modi agreed with the armed forces that saw major security gains from these agreements, and even more importantly, the political value of deeper strategic partnership with the US. नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि इससे आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गेन हो रहा है और हमारी डीपर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बन रही है यूएस के साथ, तो देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दीज एग्रीमेंट्स। That has helped clear the brush for more intensive engagement between the armed forces। इससे यूएसए और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में और भी ज़्यादा इंटेंसिव इंगेजमेंट हुआ। इंटर ऑपरेटिबिलिटी से लेकर इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर जॉइंट डिफेंस रिसर्च से लेकर प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स तक। As the real possibilities for bilateral and multilateral defense and security cooperation open up now, it will be wrong to view the current developments as a tactical response to the immediate military challenges that India confronts vis-a-vis China। कुछ लोग इसे देखेंगे कि ये एक टैक्टिकल रिस्पॉन्स है जो कि चाइना हमारे लिए ले रहा है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। चाइना जैसे हमारे लिए पॉलिसी अपना रहा है इसलिए हमने शायद ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है ऑथर के अकॉर्डिंग। India's defense dialogue with the US has a longer history than either country's concerns about China. Substantial and institutionalized cooperation between the two defense establishments will serve the long-term interest of a rising India and an America that is restructuring its global security burden। तो इंडिया के साथ और अमेरिका और इंडिया के बीच में अब डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, उनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इन सारे एग्रीमेंट्स के बाद। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। रेजिस्ट द बाइनरी। Center should be careful not to turn proposed law and Delhi's air pollution into a punitive exercise against Punjab's farmers. Center needs to carefully think through its decision to frame a law on air quality management for the national capital region। ऑथर का कहना है कि कोई भी लॉ बनाने से पहले ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर के लिए सेंटर को केयरफुली सोचना चाहिए। क्यों? The imperative to clear the capital's unhealthy haze is of course unquestionable, but experiences of the past 10 years shows the pollution, a cocktail of particulate matter from vehicles in NCR, industrial emissions, construction dust and fumes from crop residue burning in Punjab and Haryana defies easy solution। जो भी imperative है कि हम कैपिटल्स की अनहेल्दी हेज को क्लियर करें वो तो अनक्वेश्चनेबल है, वो तो करना ही करना है। लेकिन पास्ट 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस से जो कि पोल्यूशन के बारे में है, जो कि पर्टिकुलेट मैटर से आता है, इंडस्ट्रियल एमिशन से आता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट से आता है, फ्यूम से आता है, फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग पंजाब एंड हरियाणा, उनके कोई इजी सॉल्यूशंस नहीं होने वाले हैं। इसलिए सेंटर को केयरफुली सोचना चाहिए। जो कि ग्राफ्ट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि कुछ इंक्रीमेंटल इमरजेंसी मेजर्स हैं जो कि लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो वो वैसे भी 2017 से प्लेस में है इन दिल्ली। द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, a set of incremental measures put in place since 2017 to obviate an environmental emergency in the worst months of early winter has yielded mixed results at best। स्टबल बर्निंग एक इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है एंड द पंजाब एंड द दिल्ली गवर्नमेंट शोइंग लिटिल इंक्लिनेशन टू जॉइन फोर्सेस। इसलिए फिर जुडिशरी को आना पड़ा और जुडिशरी ने सेंटर से बोला है इसके लिए लॉ ड्राफ्ट करने के लिए। द डिसीजन टू ड्राफ्ट अ न्यू लॉ कम्स इन द वेक ऑफ द लेटेस्ट इंटरवेंशन। द सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड द सेंटर्स रिस्पॉन्स टू अ petition on curbs on crop residue burning। On Monday, Solicitor General Tushar Mehta told the court that a draft will be ready by this week. It will need to be informed by the lessons of the past, especially the need to understand the problem in all its complexity। Every year, जो फार्मर्स होते हैं पंजाब और हरियाणा के, जब वो अपनी पैडी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो स्टबर्न रेसिड्यू रह जाता है। दो देर हैव बीन अटैम्प्ट किए गए हैं कि इन स्ट्रॉ को फ्यूल में कन्वर्ट कर लिया जाए, लेकिन ये देखा गया है इसकी बहुत ही कम कमर्शियल वैल्यू होती है और मैनुअल लेबर को
एक्सट्रैक्ट करवाना उनसे स्टबल बर्निंग, ये स्टबल एक्सट्रैक्ट कराना ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होगा, और फार्मर्स के पास बहुत कम टाइम रहता है विंटर की सोइंग करने के लिए। द फार्मर हैज़ फाउंड इट एक्सपीडियंट टू सेट फायर टू द स्ट्रॉ, उनके लिए बहुत आसान होता है कि स्ट्रॉ को जला दो और उसके बाद वीट की सोइंग कर दो। फिर ये विंड इन फ्यूम्स को दिल्ली तक लेकर आते हैं, विच हैज़ फ्यू नेचुरल एवेन्यूज़ टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा वेक्स्ड हो गई है बिकॉज पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैव बाई एंड लार्ज फ्रेम्ड इट इन एन अनफेयर बाइनरी। इससे दिल्ली के रेसिडेंट चोक्ड हो जाते हैं और ऐसी ये सिचुएशन हो जाती है कि स्मोक स्प्रिंग फार्मर जो स्मोक बना रहे हैं, स्मोक क्रिएट कर रहे हैं, और वर्सेस दिल्ली के रेसिडेंट्स। ऑन पेपर रेसिड्यू बर्निंग इज़ बैंड, ऑन पेपर तो रेसिड्यू बर्निंग बैंड आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लिटिल इम्प्रैक्टिकल है ये सोचना। बट इट मेक्स लिटिल प्रैक्टिकल सेंस टू आस्क फार्मर्स टू गिव अप एन एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विदाउट गिविंग देम वायबल अल्टरनेटिव्स। हम उनको कोई वायबल अल्टरनेटिव तो प्रोवाइड करवा नहीं रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आप स्टबल बर्निंग मत करो, तो वो भी क्या करें। सब्सिडाइज मशीन्स जो कि हम उन्हें देते हैं उनका बहुत ही कम यूज़ होता है, मतलब वो डिवाइस को पूरे साल में उनको एक बार यूज़ करना, उसके लिए वो मशीन्स लें, दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। इन द लॉन्ग रन फार्मर्स इन दिल्ली नेबरिंग स्टेट्स, लॉन्ग रन में तो यही है कि फार्मर्स जो भी पंजाब हरियाणा के हैं उनको वाटर गजलिंग पैडी लगाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन तब तक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मल्टीपल वेज में उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स कराने चाहिए, हैवी हैंडेड मेजर्स करने चाहिए, में एंड अप डूइंग मोर हार्म देन गुड, हैवी हैंडेड मेजर्स में एंड अप डूइंग मोर हार्म देन गुड। अब तीसरा आर्टिकल पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये चिले पे है कि चिले के लोग डिमांड कर रहे हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? इट बिगिन इनॉक्यूलसली दो, पहले मेट्रो फेयर्स राइज किए गए चिले में, फिर इससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, फिर ओवर ए ईयर 30 प्रोटेस्टर्स किल्ड हो गए। उसके एक साल बाद चिलियंस ने वोट किया रेफरेंडम के कि टू रिप्लेस द कंट्रीज पिनोशेट एरा कॉन्स्टिट्यूशन विद अ न्यू वन। वहाँ पे जो वहाँ का डिक्टेटर है ऑगस्टो पिनोशेट, उसको हटाने के बाद ये रेफरेंडम किया था कि अब हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी बाई 2022। उसके बाद एक अनदर रेफरेंडम होगा उसे अप्रूव करने के लिए। For the first time, Chileans will have a set of governing principles that are not the legacy of a dictatorial regime, but represent the will of the people. Through the far-right dictatorship of Augusto Pinochet, and then as a democracy since the 1990s, Chile has been an economic success. पर ये सिर्फ मेट्रो फेयर्स नहीं थे जिसके कारण लोग स्ट्रीट्स पर आ गए, बहुत ज़्यादा वास्ट इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड एक्सेस टू सोशल गुड्स, लाइक वहाँ पे हेल्थ केयर एजुकेशन लोगों को अवेलेबल नहीं है, जिससे और भी ज़्यादा सोसाइटी की दिक्कतें दिखती हैं। मास प्रोटेस्ट जो कि पिछले साल हुए थे, और उसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस, ये सब कॉन्सिक्वेंस है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी का। The challenge before the soon-to-be-elected Constituent Assembly is a historic one. The documents it drafts can't merely reflect the popular will of the movement, it must strike a balance. कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ध्यान में रखने चाहिए, जो कि मपूचे इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ की, पावर देनी चाहिए यूनियन बनाने की, वाटर और लैंड राइट्स को लोगों के ध्यान में रखना चाहिए। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कंडीशंस कंड्यूसिव टू बिजनेस एंड प्राइवेट कैपिटल रिमेन्स। ये इश्यूज़ कॉम्प्लेक्स है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए उसके लिए डेलिब्रेशन, डिबेट और कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। येट फॉर अ कंट्री दैट हैज़ नॉट हैड इट्स वॉइस और फाउंडिंग प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन अ डॉक्यूमेंट अंटिल नाउ, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बी रियलिस्ड। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, गिव रिफॉर्म्स अ चांस। ये फार्म बिल्स पे हैं कि जो फार्म बिल्स थे, अब जैसे पंजाब, राजस्थान और ये वाले स्टेट उसको एनहिलेट करने की कोशिश करें, तो उसके बारे में सेंटर ने फाइनली डिसाइड किया गया था कि हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी लें, तो उसके लिए कोविड-19 रिलीफ पैकेज में ये पंजाब के ये भी पास कर दिए। इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ पंजाब और हरियाणा में। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बीन प्लेड इन द नेम ऑफ द फार्मर। ये तो आपको पता ही है कि फार्मर के नाम पे पॉलिटिक्स ही खेली जाती है। पार्टीज़ किसी भी अक्रॉस द पार्टी लाइन्स ये होता है। advocated the parties across the political spectrum have at some point or other advocated the reversal of the archaic मंडी सिस्टम। सारी पार्टियों ने कभी न कभी ये तो बोला है कि आर्केक मंडी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जब कोई एक पार्टी करती है तो सम पार्टीज़ कंटिन्यू टू डिक्राई द स्टेप्स टेकन, दूसरी पार्टी बोलती नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अब हम आर्टिकल 254 का रिकॉर्ड्स लेके, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बिल्स पास किए हैं टू नलीफाई सम प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स।
सिमिलर एक्शन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो हम एनालाइज करते हैं क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है और ये फार्मर्स को किस तरह इम्पैक्ट करेगा इन दीज स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट में रखा है। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर के इश्यूज़ के साथ डील करेंगे, लेकिन सेंटर है जो कि डिसाइड करता है और अनाउंस करता है सपोर्ट प्राइजेस फॉर मेजर क्रॉप्स फॉर द एंटायर कंट्री। यही डिसाइड करता है सेंटर बैंक लोन वेवर्स को। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड मल्टीलेटरल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो फॉल इन द यूनियन गवर्नमेंट्स डोमेन। तो MSP और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मल्टीलेटरल ट्रेड, ये सब यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में आती है। Issues related to agricultural and dairy products in fact had a prominent role in India। आपको पता होगा हमने रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं ज्वाइन की थी, इसीलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, जो कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कमोडिटीज़ आएंगी उनसे। सो इन इफेक्ट एग्रीकल्चर गेट्स डुअल कंसिडरेशन। एग्रीकल्चर को दोनों से कंसिडरेशन मिलती है, सेंटर से भी स्टेट से भी। इसलिए डिबेट भी हुई थी कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया गया था इन कॉन्करेंट लिस्ट इन 1976। कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इन द यूनियन इन द कॉन्करेंट लिस्ट जो कि प्रोवाइडेड लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द सेंटर्स इंटरवेंशन इन इश्यूज़ पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर। जो एंट्री 33 है कॉन्करेंट लिस्ट में, वो स्टेट की जो एग्रीकल्चर को लेकर पावर उसको थोड़ा लिमिट करती है, एंड बाय एम्पावरिंग बोथ गवर्नमेंट्स टू लेजिस्लेट ऑन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ अ रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल। और दोनों गवर्नमेंट को पावर देती है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ अ रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल। इनफैक्ट जो सरकारिया कमीशन थी उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बोला था कि आप एंट्री 33 का यूज़ करके एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को प्रोमलगेट कर सकते हो। इससे सेंटर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन दिक्कत क्या आई? वॉट सीम्स टू हैव रेज द हैकल्स ऑफ द स्टेट्स आर द प्रोविजंस इन द न्यू बिल्स जो कि सेंटर को ओवर राइडिंग पावर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। The Congress has issued an advisory to governments in states in which it holds office to explore the possibility of passing laws under Article 254 Clause 2 to bypass the central legislation। जो कांग्रेस है उसने एक एडवाइजरी दी है गवर्नमेंट जो भी स्टेट्स में हैं, जो भी होल्ड कर रही हैं कांग्रेस का ऑफिस, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उनसे ये बोला है कि आप किसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेशन को बाईपास करने की कोशिश करो बाय यूजिंग 254 आर्टिकल क्लॉज 2। इन डूइंग सो वो एक्चुअली एनडीए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, उसी को वो रेप्लिकेट कर रही हैं। 2015 में जब एनडीए गवर्नमेंट अनेबल हुई थी, जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि यूपीए 2 ने पास किया था, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी एनडीए गवर्नमेंट की राज्यसभा में, तो उन्होंने बीजेपी लेड स्टेट्स को बोला था एनडीए गवर्नमेंट ने कि आर्टिकल 254 क्लॉज 2 का यूज़ करके ओवरराइड करने की कोशिश करो इस सेंट्रल एक्ट को। तो वही अब कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स कर रहे हैं फार्मर बिल को लेके। द पंजाब हैज़ सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ स्टेट्स टेकिंग रेफ्यूज अंडर आर्टिकल 254 टू पास देयर ओन पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। अब बिल क्या डिक्लेयर कर रहा है पंजाब का? बिल डिक्लेयर कर रहा है ऑल परचेजेस बिलो द एमएसपी टू बी इलीगल। जो भी एमएसपी से नीचे की परचेज होगी, एमएसपी से प्राइस से कम पे होगी, उसको इलीगल माना जाएगा और पनिशेबल माना जाएगा। इसने ये भी बोला है कि ट्रेड जो भी आउटसाइड द मंडियों का उस पर कुछ फीस लगेगी। All state bills that seek to nullify central acts have to be approved by the president after they have received the consent of the governor of the state। आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट को नलीफाई करने के लिए कोई भी एक्ट पास होता है तो वो गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट के पास भी जाता है और प्रेसिडेंट की एक्सेंट होना उसमें ज़रूरी होती है। तो ये बहुत लाइकली है कि पंजाब गवर्नर उन बिल्स को वापस भेज देगा, लेकिन अगर वापस नहीं भेजा बट विल बी लीगली कंस्ट्रेंड to pass them on the president once the state government sends to it again। अगर गवर्नर के पास वापस से वो बिल भेजा स्टेट लेजिस्लेचर ने तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। If the intent of the center in passing the new acts were to prevail, it would advise the president to reject the Punjab legislation। तो सेंटर ऑफ कोर्स से यही बोलेगा प्रेसिडेंट को कि आप इन बिल्स पर साइन मत करो, एसेंट मत दो, या तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास बहुत दिनों तक रह जाएंगे, जैसे कि पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है। However, if they play politics, लेकिन अगर ये लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे तो they could go along and advise presidential assent while continuing to undertake procurement at MSP, which the center had declared that it would not be curtailing।
This may take the wind out of the sales of the state government as they have declared mandatory the purchase of only paddy and wheat at MSP। तो आपको पता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने बिल्स में ये बोला है कि पैडी और व्हीट को MSP पे लेना ज़रूरी है और बाकी ग्रेन्स को उसने इंक्लूड नहीं किया है। These two food grains were in any case being more or less fully mopped up by the procurement agencies. Under the new central law, the Ahartiyas will not get the commission or fee। आपको पता होगा अहर्तियास कौन से होते हैं, मिडल मैन होते हैं, ठीक है। तो इनको भी कोई कमीशन और फीस नहीं मिलेगी, जो कि सेंट्रल लॉ के हिसाब से है। वेरियस पिटीशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में क्लेमिंग दैट कि सेंटर इन्फ्रिंज कर रहा है अपॉन द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट का जूरिसडिक्शन है और फार्मर्स को वल्नरेबल बना रहे हैं और ये एंटी फार्मर है। लीगल इश्यूज़ तो कोर्ट में डिस्कस होंगे, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स खेली जा रही है जो कि डेट्रीमेंटल है टू फार्मर्स इंटरेस्ट। द रिफॉर्म सर्टेनली पॉइंट टू अ डायरेक्शन वे फार्मर्स वुड बी फ्री फ्रॉम द आर्किक प्रोविजंस ऑफ द APMC और EC एक्ट। ये जो सेंट्रल लॉज हैं ये फार्मर्स को फ्री कर देगा फ्रॉम द APMC एंड द EC एक्ट, इसलिए फार्मर्स के इंटरेस्ट में ही है। और इसको माना जा सकता है कि ये 1991 मूवमेंट है फॉर द एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिबरलाइजेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें UAPA के बारे में दिया गया है। तो UAPA 1967 को उसको अमेंड किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि हम किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट से पहले ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट किया जा सकता था। तो अभी उसके शेड्यूल 4 में बहुत सारे न्यू टेररिस्ट को ऐड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन पहले सिर्फ किया जा सकता था डेजिग्नेट टेररिस्ट की तरह। इसका बहुत नुकसान था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बार बार अपना नाम बदल लेती थी और फिर से वो टेररिज्म की तरह काम करने लगती थी। पर इंडिविजुअल को डेजिग्नेट करने से ये उनके पास से ये प्रिविलेज हट जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है वाटर ऑन द मून अ डिस्कवरी एन एस्टिमेट एंड वाई इट मैटर्स। तो आपको इसके बारे में पता होगा कि ये पाया गया है कि मून पे वाटर पाया गया है। ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है? नेचर एस्ट्रोनॉमी की स्टडीज़ में पब्लिश हुआ है और उसने ये रिपोर्ट किया है। एक नासा का आर्टेमिस मिशन है जो कि प्रोग्राम विच प्लान्स टू सेंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन टू द मून इन 2024। तो ये फर्स्ट मैन और वुमन को भेजेंगे इन 2024 इन मून। अब इस स्टडीज़ में क्या इस्टेब्लिश नहीं किया गया, अब ये नहीं पता है जो डिटेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो H2O फॉर्म में है या फिर हाइड्रोक्सिल फॉर्म में, OH की फॉर्म में। ये किसने पता किया? ये क्लेविस क्रेटर में मिला है इन द मून सदर्न हेमिस्फेयर। और ये सोफिया जो कि मॉडिफाइड बोइंग 747 SP जेटलाइनर है, उसने ये देखा है कि यहाँ पर पानी है। अब हाउ कुड द वाटर हैव फॉर्म्ड? वाटर कैसे फॉर्म हुआ होगा? जो स्पेस रॉक्स हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर हैं वो मून के साथ बम्बार्ड किए होंगे और फिर सन की सोलर विंड उसमें हाइड्रोजन होगा जो कि रिएक्ट किए होंगे आपस में और फिर उसके बाद वाटर बन गया। अब ये है कि वाटर कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। तो ये देखा गया कि सनलिट साइड में तो वाटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो शेडोई पॉकेट्स है वहाँ पे कोल्ड ट्रैप्स हैं। वहाँ पे एक्चुअली 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के अक्रॉस वाटर हो सकता है, जो कि केरला के साइज़ के बराबर हुआ। द एस्टिमेट जिसने ये पता किया है वो नासा का ल्यूनर रिकॉनेसाइंस ऑर्बिटर है। इसके अलावा नासा का एक वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर भी है जो कि जिसने इस मिशन को क्रिएट किया, वाटर रिसोर्स मैप किया ऑन द मून। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ बांग्लादेश हैज़ रिड्यूस्ड गैप एंड इज़ नाउ प्रोजेक्टेड टू गो पास्ट इंडिया। तो बांग्लादेश इतना आगे कैसे निकल गया, इसके बारे में है। जो बांग्लादेश हमसे बाद में बना वो इतना आगे कैसे निकल गया? तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बांग्लादेश अपने नेबर से आउटशाइन कर रहा है बहुत सारे इंडिकेटर्स में, जो कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, फीमेल लिटरेसी, एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। जब नेशन 1971 में बॉर्न हुआ था तो एवरेज बांग्लादेशी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 46.5 ईयर्स थी, जो कि इंडियंस के एक्सपेक्टेंसी से 2 साल कम थी। पर अब उनकी एक्सपेक्टेंसी 72 साल है, जो कि इंडिया की एक्सपेक्टेंसी से 2 साल ज़्यादा है। बांग्लादेश लेग बिहाइंड इंडिया से वो सिर्फ एक ही इकोनॉमिक इंडिकेटर में पीछे है, वो है इनकम पर कैपिटा, जो कि IMF के अकॉर्डिंग 2025 में नेक टू नेक हो जाएगा इंडिया के साथ। तो अगर हम ये बोलें सिर्फ कोविड-19 से हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत पहले से ही वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। तो बांग्लादेश की स्टोरी सक्सेस स्टोरी है क्या? द इकोनॉमिक स्टोरी ऑफ बांग्लादेश हैज़ नॉट ऑलवेज बीन ऑप्टिमिस्टिक। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस
देन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी ने उसे यहाँ तक कि बॉटमलेस बास्केट तक बोल दिया था, और डेवलपमेंट पंडिट्स उसे ओवर क्राउडेड कंट्री समझते थे कि जिसके पास बहुत ही कम इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश ने इन सब को डिफाई करके बहुत आगे बढ़ा है। 2009 के ऑनवर्ड्स जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उन्होंने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ वहाँ इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म किया है और कमिटमेंट दिखाई है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। फिजिकल और इंटरनेशनल डेट मैनेजमेंट किया है, अपने 4x रिजर्व्स बढ़ाए हैं, 4x रिजर्व्स को कमाने की इकॉनमी कंडीशन अच्छी की है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। बांग्लादेश एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है स्टेडली इंक्रीज इन ईच डिकेड सिंस 1980। और बांग्लादेश ने क्या क्या किया है, बांग्लादेश इज़ अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज़, एक ये भी है। बांग्लादेश ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है और बाकी सेक्टर्स भी वहाँ पे राइज़ हुए हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का राइज़ हुआ, वहाँ पे सर्विस सेक्टर का राइज़ हुआ है। तो बांग्लादेश बाकी जो भी मेजर पावर्स है, बांग्लादेश ने सबके साथ इक्वल पार्टनरशिप की है, इक्वल कोऑपरेशन किया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं जिसमें है फ्रांस, मैक्रोन एंड इस्लाम। तो आपको पता होगा कि एक बीहेडिंग हो गई थी एक टीचर की फ्रांस में, तो उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि हम एक लॉ लेकर आएंगे जो रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ डील करेगा। तो हम देख लेते हैं कि फ्रांस में दिक्कतें क्या चल रही हैं। इमैनुअल मैक्रोन का कहना है इस्लामिक रिलीजन है जो कि क्राइसिस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेडिकल टेम्पटेशंस आ गई हैं जो कि जिहाद को री इन्वेंट करना चाह रहे हैं, विच इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर। इस्लाम सेपरेटिज्म की टेंडेंसी आ गई है। आपको पता होगा कि जो फ्रांस में सेकुलरिज्म है वो ये है कि आप अपना रिलीजन शो ऑफ नहीं कर सकते हो, आप पब्लिक में अपने रिलीजन की आइडेंटिटी को नहीं रिवील कर सकते हो। शायद इस वजह से ऐसा है, ऑथर कैसा मानना है। फ्रेंच सेकुलरिज्म और लेसिटी sees no place for religion in the public sphere. In this way, it is the opposite of how India has practiced its secularism. Over the years, laicity has been in confrontation with the religious practices of many immigrant groups in France, including the Sikhs. तो आपको पता होगा टर्की वगैरह सब इसके अगेंस्ट है। टर्की तो वैसे भी फ्रांस और टर्की में ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि एक तो गैस रिजर्व्स ऑफ जो साइप्रस में गैस रिजर्व्स मिले हैं उसमें टर्की अपना हक जता देगी हमारे हैं, जबकि साइप्रस बोलता है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस है। फिर नगर्नो काराबाख रीजन है जो कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में एक डिस्प्यूट टेरिटरी है। फिर लीबिया और सीरिया के बीच में वॉर्स हैं। तो यही सब दिक्कतें हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।